नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब, कॉफ़ी विद सुमित। और अब गर्मी में भी कॉफ़ी पीने वाले। थैंक यू सो मच सर एंड नी हाओ सर, क्या आप आए? नहीं हाओ। आपको ये भाषा याद करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। अब नी हाओ से आगे भी चलना पड़ेगा आपको। वो तो अभी आप लोग बताएँगे आपकी क्या हालत है। अभी सुनने में आया सर 145% टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, लेकिन उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प का आज मैं न्यूज़ देख रही थी कि उनका मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है जिसमें उनका दिमाग भी चेक होगा। तो क्या कहेंगे आप कि इस वक़्त चाइना की क्या हालत है? वैसे चाइना ने भी पलट के 87% शायद लगाया है। पहली बात है कि चाइना ने अब जवाब देना ही बंद कर दिया। वो कहते हैं पागल है, तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत क्या है? और अगर उसने 145 लगाया है तो यहाँ पर चाइना में आवाज़ें थी कि सर शी जिनपिंग को बोला गया आप भी 180% लगा लीजिए। वो कहता है यार कोई पागल है तो मैं भी पागल बन जाऊँ, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100% भी लगा दिया, 87% लगा दिया। इसके बाद अमेरिकन प्रोडक्ट्स इतने महँगे हो गए हैं कि वो अब चाइना में इम्पोर्ट नहीं हो सकते। आप 87 लगाइए, आप 100 लगाइए, आप 500 लगा लीजिए, ये कहने की बातें हैं। अगर शी जिनपिंग 180 कर देते परसेंट, क्योंकि अमेरिका ने 145 लगाया है, तो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रम्प है उसी वक़्त बोलते 300। तो ये तो बोली हो गई कि भई लगाते रहो, कौन ज़्यादा बोली लगाएगा, लेकिन उसका फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में ग्राउंड पर क्या काम हो रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। चाइना को एक चीज़ समझ आ गई, यह समझ पहले भी थी कि अमेरिका हमारे बिना, यानी कि चाइना के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता। 100% सामान अमेरिका के अंदर जो आता है, कई इंडस्ट्रीज़ में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इवन की जो कंप्यूटिंग का सामान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है वो 100% डिपेंडेंसी वो चाइना के ऊपर है। अगर वो इसके ऊपर 145% टैक्स लगाएगा, तो नुकसान पब्लिक का होगा, अमेरिकन पब्लिक का। उन्हें हर चीज़ महँगी मिलेगी और आपको मालूम है डेमोक्रेसी के अंदर थोड़ी-सी प्राइसेज़ बढ़ती हैं, तो कई प्रधानमंत्री तो जेल में चले जाते हैं, बोलते-बोलते घबराना नहीं है। वो इसलिए अंदर गए क्योंकि प्राइसेज़ बढ़ गई थी। अब यहाँ पे ट्रम्प का भी यही हाल होने वाला है एंड चाइना अंडरस्टैंड्स दिस। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये ज़रूर है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। चाइना के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है जो डिपेंडेंट थे 100% अमेरिका के ऊपर, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर। उनके पास ऑर्डर्स नहीं है, वो बंद हो रहे हैं। लेकिन चाइना ने भी कुछ कर दिया। चाइना ने भी क्या कर दिया कि जितने नेशनलिस्ट लोग हैं पूरे दुनिया के, उनको एक चोगा होता है ना चोगा, वो चोगा डाल दिया। चोगा ये है कि चाइना ने बोला कि भई यहाँ पर प्राइसेज़ जो हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर आपको फिनिश गुड्स मिलेंगे, यानी कि ऑलरेडी 50% सस्ता है चाइना आज की डेट में, पहले से भी। अब ऊपर से गवर्नमेंट कहती है कि इसके ऊपर जो लोकल टैक्सेस लगते थे 15% का, वैट लगता था 17% का, वो भी मैं माफ़ करता हूँ। आप आइए, आइए यहाँ पर सामान खरीदिए और चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अपने कंट्री में जाकर आप सामान बेचिए, वहाँ पे पैसे बनाइए। यानी कि आप आज चाइना में आते हैं तो ₹1 का सामान आपको 40 पैसे में मिलता है, जो अपने कंट्री में जाकर आप ₹1 में बेचेंगे तो आपको 60 पैसे का आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स की लेने और देने की ज़्यादा पता है पाकिस्तानियों को, तो मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ कि आपको 40 पैसे लगाकर 60 पैसे का फ़ायदा होगा। तो चाइना ने एक ही काम किया कि इससे जो अमेरिका में जो नेशनलिस्ट थे, जो कहते थे हम चाइना से सामान नहीं खरीदेंगे, इंडिया में हम चाइना से सामान नहीं खरीदेंगे, उनके मुँह में आ रहा है पानी। वो सारे आ रहे हैं यहाँ पर चाइना में। तो उन्होंने बोला जी वीज़ा दो, चाइना ने एक काम और कर दिया। वो कहता वीज़ा भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि 10 दिन का वीज़ा फ्री एंट्री है चाइना के अंदर। आप आइए, आइए यहाँ पर सामान खरीदिए सस्ते में, ऊपर से मेरे से डिस्काउंट लीजिए और अपने कंट्री में जाकर अपने कंट्री का भट्ठा बटाइए। यानी कि मगर एक आपकी चीज़ हुँ, और मगर एक चीज़ और सर मैं वही ढूँढ रही थी अभी मोबाइल में और ये मुझे मिल गया है और मैं ये आपको दिखाऊँ, देखिए चाइना ये भी कर रहा है। ये देखिए। ये जो अमेरिका को दोबारा से ग्रेटर अमेरिका बनाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, तो उसके लिए चाइना ये देखे कि इसकी प्राइस कैसे चेंज होती गई है। जैसे-जैसे टैरिफ चेंज हुआ है, वैसे-वैसे मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स है। मगर सर बात सारी ये है कि आपने 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 हैरानी की बात नहीं देखी कि जो हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प का जो पॉलिसी था इट वाज़ वेरी, वेरी जिसमें बोलते हैं ग्रेट पॉलिसी निकाली उन्होंने, कि हाँ, सारे दुनिया के साथ जो ट्रेड है अमेरिका का, वो नेगेटिव में था। देखिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि भैया
एक ही काम करो, जो टैक्स आप लगाते हैं हम भी लगाएंगे। डिप्लोमेसी में इट वाज अ परफेक्ट मूव। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी तरफ से ये नहीं देखा कि भाई जो उनकी अपनी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो कैप है वो भी चाइना में बन के आती है। यानी हाँ कि उनका अपना जो बेस है, उन्होंने अपने बेस को ही ला के रख दिया। मे बी ही वाज ट्राइंग टू सी कि यार चाइना झुक जाएगा, चाइना की जो डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर इतनी ज्यादा है। और मैंने पहले दिन बोला था, मैं चाइना के डीएनए को अच्छी तरह से जानता हूँ इन कम्युनिस्ट लोगों का। ये कुछ भी कर लेंगे, झुकेंगे नहीं, और झुकेंगे भी तो किसी को दिखेगा नहीं। तो बैक बैक हो सकता है कि बैकड्रॉप में जाकर ये झुक रहे हो, बातचीत चल रही हो, डिप्लोमेसी चल रही हो, लेकिन फेस के ऊपर ये हमेशा लड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। आइदर दे आर इन वॉर और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर। ये हमेशा आपको होएगा, कभी भारत को आके दिखा दी, कभी ताइवान को दिखा दी, कभी जापान को दिखा दी, कभी अमेरिका को दिखा दी। ये हमेशा ही ये वाला काम करते रहेंगे। सो चाइना के अंदर एक ही चीज है, दे नो कि अमेरिका की डिपेंडेंसी पूरी हमारे ऊपर है। अभी भारत वहां तक पहुंचा नहीं है कि इसको रिप्लेस कर सके चाइना को, तो उसको करने के लिए 2-3 साल लगेंगे, और ट्रंप के पास 2-3 साल नहीं है। ट्रंप वांट्स रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। तभी उन्होंने 90 डेज का जो यू टर्न लिया है। मुझे लगता है इमरान खान को कभी मिले थे, इन्होंने भी यू टर्न सीख लिया कि यू टर्न कैसे करते हैं। तो इन्होंने भी यू टर्न ले लिया 90 दिन का, कि 90 दिन के बाद मैं दोबारा देखूंगा कि क्या सिचुएशन है। तो चाइना के अंदर सिचुएशन अगर खराब है क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, तो चाइना ने भी एक ऐसा काम कर दिया कि सारे नेशनलिस्ट जितने भी दुनिया के थे उनको मुंह में पानी आ गया है, नेशनलिज्म गई भाड़ में, सभी आ रहे हैं चाइना में। और यहाँ पे जो फॉरेनर्स दिखते नहीं थे, आज फॉरेनर्स भर भर के आ रहे हैं, फ्लैटें भर के आ रही हैं कि यहाँ से सामान खरीदा जाए। एंड शॉर्ट टर्म के लिए चाइना ने तो इस चीज को संभाल लिया, लेकिन क्या अमेरिका अगले 90 दिन के लिए संभाल सकेगा, ये देखने वाली बात है। सर वो तो खैर तमाम कंट्रीज जो हैं वहां पे जो है कहा यह जा रहा है कि उनकी स्टॉक एक्सचेंज सभी की मतलब खराब हो गई थी, सभी की गिर गई थी और था। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अमेरिका ने खुद किया था, इसलिए कि बहुत लोगों ने उस टाइम पर भी बिजनेस किया और अब जब दोबारा स्टॉक एक्सचेंज ठीक हुई तो जाहिर है उनके वो पैसे बढ़ गए। अब वो कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ईरान के बारे में भी स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं जी हम ईरान को खुशहाल देखना चाहते हैं, हम ईरान को अच्छे से चलते देखना चाहते हैं। क्या सैंक्शंस हटाने का मूड लग रहा है इनका? आज जी, अब उन्होंने बोल दिया कि मैं ईरान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। पहले तो हाल फिर खुशहाल, दोनों में बड़ा फर्क है। हाल पहले आपने ही खराब किया, अब उसको बोलते हैं कि तेरा हाल तो हमने खराब कर दिया। आपने मतलब कि पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लगता है आप ही हैं, नहीं मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका ने ही इनका हाल खराब किया। और हाल खराब करने के बाद अब कहते हैं जी हम आपको खुशहाल देखना चाहते हैं। नहीं हो सकता। दूसरी तरफ से ईरान के भी अंदर एक कीड़ा है जो आपके अंदर भी है, वही वहां पर भी पाया जाता है। तो वहां पर भी यही है कि हमने इजराइल को खत्म करना है, हमने अमेरिका को खत्म करना है। तो इस लड़ाई में जब आप सामने वालों को ये बोलते रहेंगे हमेशा कि हमने आपको खत्म करना है, तो यार दूसरा बंदा भी कहीं ना कहीं तो जवाब देगा ना। तो अब ईरान का जो ये है कि हमने इजराइल को, अमेरिका को, सबको हमने खत्म करना है और हमने खलीफा बनना है पागलों का। तो ये पागलों का जो खलीफा है वो दुनिया इनको नहीं बनने देगी। इसलिए जो बार बार इनको बोला जाता है, अगर आपको खुशहाल रहना है तो बंदे के पुत्र बन जाओ, नहीं तो आपका जो हाल हमने खराब किया है इसको और खराब कर देंगे। तो ये अभी कोई सैंक्शन हटाने वाली बात नहीं है। सैंक्शन ईरान के ऊपर और लगने वाले हैं जब तक वो 3H, एक मंजरी जी मेरे साथ आती हैं, उन्होंने बोला 3H हैं जो ईरान को पागल बना के रखा है, हमास, हिजबुल्लाह, हौतीस। ये तीनों H जब तक खत्म नहीं होते तब तक ईरान के ऊपर सैंक्शंस बढ़ते रहेंगे और अटैक भी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये वही खमैनी है, आप ही का सुप्रीम लीडर, जो बोलता था कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, अब बोल रहा है भाई बाप मेरे से बात कर लो, मेरे पर बम मत फेंक देना। वही वही हाल होता है इनका। ये कदमों में जल्दी आए थे सुप्रीम लीडर्स। लेकिन सर बात तो सारी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो आने से पहले ये भी कहा था कि मैं जहां जहां पर भी जंग चल रही है या वॉर चल रही है उसको भी रुकवा देंगे। लेकिन आने के बाद वो या तो अपने कंट्री से लोगों को निकालने में लग गए या टैरिफ लगाने में लग गए। वो जो वो रशिया और बाकी जगह जो वॉर चल रही है उसको तो उन्होंने देखा ही नहीं है, बल्कि देखो उल्टा इसराइल को और वेपन्स भेज दिए। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मैं सब जगह पर युद्ध रुकवा दूंगा। पहले तो उनके अपने कंट्री में युद्ध था, जो ये इलीगल्स आए थे कॉकरोचों की तरह, वो उन्होंने आके वहां पे गन डाला हुआ था, पहले तो उनको पकड़ के बाहर निकाला। तो ही इज नाउ, जिसको बोलते हैं कि युद्ध वहां पर रुकवा दिया। जो बॉर्डर से इलीगली लोग हजारों की तादाद में हर रोज वहां पर एंटर कर रहे थे अमेरिका में, रुक गया है। नो बडी इज एंटरिंग, उल्टा वापस जाने लगे हैं।
मैंने अभी-अभी एक रिपोर्ट देखा था कि मोर देन 20,000 इंडियंस जो इल्लीगली वहाँ पे रह रहे थे, ऑलरेडी सेल्फ डिपोर्ट कर वो भारत आ चुके हैं। बाकी भी बस टिकटें खरीदनी है और वापस आना है। तो एक काम तो ये शुरू हो गया। युद्ध उन्होंने जो कहा था कि मैं अपने कंट्री में जो युद्ध हो रहा है, उसे रुकाऊँगा, ही इज़ ऑलरेडी डूइंग इट। बाकी कंट्रीज़ के लोग भी वापस जा रहे हैं। कुछ बेशर्म कंट्रीज़ हैं, उनके लोग वापस नहीं जा रहे, कहते जब तक धक्के मार के अपनी प्लेन में बिठा के हमें वापस नहीं भेजोगे, तब तक हम नहीं जाएँगे, क्योंकि इज़्ज़त तो हमारे पास है नहीं। तो जिनके पास इज़्ज़त थी, वो अपने भी आ गए वापस। और जो एज़ फार एज़ यूक्रेन, रशिया इज़ कंसर्न्ड, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि युद्ध रुक जाए। लेकिन अगर यूक्रेन इंटरेस्टेड ही नहीं है कि युद्ध रोका जाए, तो उसपे डोनाल्ड ट्रम्प कुछ कर नहीं सकते। द प्रपोजल्स ही हैज़ गिवन, बोथ द पार्टीज़ हैव टू अंडरस्टैंड। कभी आप इमेजिन कर सकती हैं कि अमेरिका और रशिया दोनों इकट्ठे बैठकर, आपकी लैंग्वेज में सेम पेज पर बैठकर वो बातें कर रहे हैं। आज ट्रेड की बातें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं एक दूसरी कंट्री के साथ। ये कभी आज तक हमने सुना ही नहीं है। हमेशा जो रशिया है, उसको एक दुश्मन कंट्री की तरह देखा गया। आज सारी दुश्मनी एक साइड पर, दोनों इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड, इवन कि यहाँ तक कि एक दूसरे से मीटिंग करने की, डिप्लोमेटिक टाइज दोबारा से शुरू करने की बातें बात कर रहे हैं, इवन कि डायरेक्ट फ्लाइट्स की बातें कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो करना था वो कर दिया। बट अगर सामने वाला माने ही नहीं, जैसे कहते हैं ना, भारतीयों से पूछो, कई पूंछें कुत्ते की होती हैं, सीधी नहीं हो सकती। ज़ेलेंस्की मुझे लगता है उसी एक जानवर का नाम है, इसीलिए पाकिस्तान सपोर्ट करता है उसको। नहीं, खैर पाकिस्तान पता नहीं सपोर्ट करता है या नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका को भी इस वक़्त टफ टाइम मिल रहा है, इसलिए कि हर कंट्री पहले जैसे उससे दब नहीं रही है, यानी ईरान भी आँखें दिखा रहा है, अफ़गानिस्तान भी हथियार वापस नहीं दे रहा है। तो कहीं न कहीं इस वक़्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, वो ये भी सोच रहे होंगे कि वो अपनी जो एक हुआ करती थी, उनकी पावर हुआ करती थी, उसको कैसे वापस लाएँ? आपको लगता है ऐसा है? देखिए, पहली बात है कि अमेरिका हमेशा ही पावरफुल था। हाँ, उनकी पावर पहले से थोड़ी-सी कम हुई है, बट मिलिटरीली दे आर स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। इकोनॉमिकली आल्सो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज़, और वो डिक्टेट करते हैं अपने टर्म्स को। देखिए, हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, या आपके पास ताकत होनी चाहिए, या आपके पास पैसा होना चाहिए। अमेरिका के पास दोनों है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कोई पाकिस्तानी जिसके पास ना ताकत है, ना पैसा है। तो इसलिए थोड़ा अजीब लगता है, बट मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ। सर ताकत भी है और पैसा भी दूसरे से लिया बहुत है, बेफ़िक्र हो जाएँ सर आप हमें। ताकत भी दूसरे की दी हुई है, वो भी चाइना की, जिसकी चलता कुछ नहीं है। तो इसलिए जो अमेरिका है, उसकी दादागिरी कम नहीं हो सकती। हाँ, वो इस वक़्त अपनी जो जो दबदबा था पूरी दुनिया में, उसे बचाने के लिए वो लगे हुए हैं। एंड देन एनी एनी कंट्री जो कि इस लेवल पे पहुँचेगी, वो हमेशा ये काम करेगी भी। और डोनाल्ड ट्रम्प कोई अजीब-सा काम नहीं कर रहा है, ही इज़ जस्ट सेइंग कि मुझे अपनी कंट्री को ग्रेट बनाना है। क्या मोदी जी ये काम नहीं कर रहे? ये भी कर रहे हैं, पुतिन भी कर रहे हैं, शी जिनपिंग कर रहे हैं। हर एक कंट्री का जो एक्चुअल लीडर होगा, वो अपने कंट्री को ग्रेट बनाने की ही बात करेगा। अब आप समझ सकती हैं एक्चुअल लीडर का मतलब क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही सर, एक्चुअल लीडर का मतलब हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? हमारे यहाँ सारे वही बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प साहब की अफ़गानिस्तान पॉलिसी को देखें, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें हथियार छोड़ के नहीं जाना चाहिए था? पाकिस्तान बार-बार कह रहा है कि वो हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो माँग भी रहे हैं अमेरिकन अब, लेकिन जाते वक़्त छोड़कर ही क्यों गए? वो पॉलिसी इनकी मेरी समझ में आज तक नहीं आई। आरज़ू जी, आज आपको आज नहीं समझ आ रही, लेकिन जब 15 अगस्त को वो सारे हथियार छोड़ के गए थे, आप ही सभी वहाँ पे भगड़े डाल रहे थे कि लो जी, मिल गए फ्री में हथियार। अब हम हाँ। कश्मीर पे यही हथियार हम यूज़ करेंगे, और अफ़गानी हमें कश्मीर लाके देंगे, उसके बाद यूपी लाके देंगे, उसके बाद क्या-क्या लाके देंगे। आज आपको अपनी कंट्री बचानी मुश्किल हो गई है उन्हीं हथियारों के कारण, और आज आपको लग रहा है कि ये गलत छोड़ के गए। देखिए, ये जो मेंढक होते हैं ना, बरसाती वाले, वो वाला काम पाकिस्तानी करते हैं। तो अब मुझे ह उस वक़्त हम थोड़ी चिंता में थे कि क्या ये हथियार हमारे अगेंस्ट यूज़ होंगे? लेकिन आज हम खुश हैं, आप रो रहे हैं। 15 अगस्त 2021 को आप खुश थे। तो ये ऐसे चलता है डिप्लोमेसी में। मेरे हिसाब से तो जो अमेरिका छोड़ के गया, अच्छा ही किया, और आप तो एन्जॉय कर ही रहे हैं, और हम चाहते भी थे कि जैसे हम यहाँ पर दिवाली होती है हमारे अक्टूबर में, हम एन्जॉय करते हैं, आप भी पूरा साल एन्जॉय कीजिए। तो अब आप कर रही हैं, आप एन्जॉय कीजिए। तालिबान वाले आपके सर साथ दिवाली एक खेल रहे हैं। सर, एक चीज़ जो इस वक़्त भारत ने बहुत अच्छी की है, मैं ज़रूर एप्रिशिएट करूँगी कि तहव्वुर हुसैन राणा जो 26/11 में इन्वॉल्व था, उसको लेकर अमेरिका से भारत पहुँचाया गया है। क्या अब जो मोदी जी की पॉलिसी है, वो उसी तरीके से रहेगी? क्या बाकी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है या एलिगेशंस हैं, चाहे वो हाफ़िज़ सईद हो या कोई, क्या उसको अब भारत ले पाएगा?
देखिए, पहली बात है कि ये जो राणा है, इसको ले आए हैं, बहुत लंबी लड़ाई थी एंड हैट्स ऑफ टू मोदी जी जो ये कर सके। बाकी जो एग्ज़ैक्टली। जानवर हैं, बाकी जानवरों को हमें लेके आने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जहाँ पहुँचाना है, वहीं पे पहुँचा देंगे। मोदी जी का बड़ा क्लियर है, मुझे अपने कंट्री में गंद नहीं चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका में बैठा हुआ था, तो इसे हुँ। लेके आना ज़रूरी था ताकि यहाँ पर ट्रायल किया जाए। बाकियों को हमें लेके आने की ज़रूरत नहीं है, वो जिस गंदी धरती पे बैठे हैं, वहीं पर उनका खून जाएगा। हम अपने कंट्री में उनका खून यहाँ पर डलवाना भी नहीं चाहते। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वो आपने रखा हुआ है, आप उन्हीं को रखिए, पालिए, पड़ोसिए, वहीं पर उनका 1 2 3 हो जाएगा। वैसे भी हाफ़िज़ सईद का जो भी आस-पास, ऊपर और नीचे भी जो थे, वो सारे ऑलरेडी ऊपर पहुँच चुके हैं। ये भी चला जाएगा। नहीं सर, वैसे तो मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ कि मोदी जी का ये स्टेप जो था बहुत अच्छा था और इसी तरीके से अगर इस ये आदमी इन्वॉल्व है तो इसको लाना चाहिए था, इसको सज़ा भी देनी चाहिए इसलिए कि वो एक बहुत ही खौफ़नाक इंसिडेंट था और आई स्टिल रिमेंबर कि वो 3 से 4 दिन टीवी पर हम लोग भी यहाँ पे देखते रहे और बहुत अफ़सोस है जितने लोगों की भी जानें गई। लेकिन सर पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफ़िस ने पल्ला झाड़ लिया। वो कहता है कि जी ये तो 20 साल से बाहर था, हमारा तो कोई लेना-देना नहीं। क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की ठीक पॉलिसी है ऐसा करना? या आपको लगता है नहीं हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था कि ये पाकिस्तानी सिटीज़न था, पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर भी रह चुका? देखिए, पहली बात है आपका जो कमेंट था कि भारत ने बड़ा अच्छा किया इस टेररिस्ट को वापस ले आए। तो इससे 2 चीज़ें साबित हो गई हैं कि आप भी मानती हैं कि ये टेररिस्ट हुँ, था और दूसरा बिल्कुल। ये भी सबको मालूम है कि वो पाकिस्तान आर्मी में काम करता रहा है। तो एक हुँ, पाकिस्तान आर्मी का आदमी टेररिस्ट बन गया और उसके बाद उसने भारत में अटैक करवाया, मास्टरमाइंड था। तो वी अंडरस्टैंड कि पीछे तारे किसकी हैं। क्योंकि जो ऑपरेशन था, वो बिना किसी बड़ी ताकत के पीछे नहीं हो सकता। इट वाज़ वेल प्लान्ड एक अटैक और इसलिए अगर पाकिस्तान ये बोले कि सामने तो पता ही नहीं, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो आज भी जो बलूचिस्तान में और टीटीपी जो कुछ कर रहा है, तो सामने भी कुछ पता नहीं। हुँ। लेकिन सर बहरहाल मुझे तो इस बात का यकीनन बहुत अफ़सोस है जो कुछ हुआ था 26/11 का और इस तरह के जो पकड़े गए हैं मुजरिम जो आहिस्ता-आहिस्ता करके मोदी जी लाते जा रहे हैं। इससे पहले अजमल कसाब का भी हमने देखा लेकिन पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी है कि आप डिनायल मोड में चले जाएँ, आप मना कर दें, नहीं तो अगर कोई बोल भी रहा है इस बारे में तो वो उसको कहेंगे कि ये तो गद्दारी कर रहा है। मतलब अगर हम अपनी गलती मानेंगे नहीं तो हम सही कैसे करेंगे? मेरे तो देखे ना बिल्कुल खाते ही जो है वो ब्लॉक आगे मारे भी हुए। आगे जी आपकी मजबूरी भी है और आपकी आपकी पॉलिसी भी है। हुँ। यू टर्न करने की भी और सरेंडर करने की भी। आपने आज राणा के सामने भी सरेंडर कर दिया कि हमारा आदमी था ही नहीं, हमें पता ही नहीं, ये कौन है। देखिए, मुझे बार-बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी आर्मी किस तरह से सरेंडर करती है। हमारे सामने भी और अपनी आपकी कंट्री में बीएलए, टीटीपी सबके सामने भी। बट एज़ फार एज़ देयर डिनायल इज़ कंसर्न्ड मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि अगर एक्सेप्ट करते हैं कि येस वी नो हिम, येस ये पाकिस्तान आर्मी का आदमी था, तो इमीडिएटली आपको हो सकता है एफएटीएफ में दोबारा से डाला जाए। और इस बार जब एफएटीएफ में डाला जाएगा, तो वो ग्रे लिस्ट नहीं होगी, वो ब्लैक लिस्ट होगी और परमानेंटली ब्लैक लिस्ट होने वाली है। नहीं, तो नहीं दिस सर इज़ मान रहे हैं, सर ये तो मान रहे हैं कि पाकिस्तानी सिटीज़न था लेकिन और आर्मी में भी था लेकिन कह रहे हैं कि 20 साल से बाहर था और इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी इसने रिन्यूअल के लिए नहीं दिए। तो ये आशा जी, इस तरह से हमारी जो फाइट है हमारी जो फाइट है पाकिस्तान के साथ, वो यही है कि इन्हीं के स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एलिमेंट्स होते हैं, वो बाकी कंट्रीज़ में टेररिज्म करते हैं। अगर पाकिस्तान ये बोलता है कि येस हमने ट्रेन किया, हमारे से लेके बाहर गया, हमारी इंस्ट्रक्शंस पे काम किया, तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक केस बन जाएगा आपके खिलाफ। आप सिर्फ उससे बचने के लिए बोलती हैं कि भई सानू तो पता नहीं। तो ये आपकी स्टेटमेंट है सानू तो पता नहीं, वो अपने आप को बचाने के लिए है। दूसरा, आपको एक अंदर जो कंट्री के अंदर जो 20-30 हज़ार आपने जिहादी पाल के रखे हैं, उनको भी एक मैसेज भेजना होता है कि कुछ भी हो जाए, हम आपके साथ खड़े भी हैं और नहीं भी खड़े। यानी कि यू आर डूइंग दिस वर्क फॉर बल्ला, जिसके बल्ले के लिए आप 72 घोड़ों के पास जाने के लिए तैयार हैं, ये उस बल्ले के लिए आप ये सारे काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जिहादियों को भी मैसेज भेजना है और इधर से एफएटीएफ को मैसेज भेजना है, सानू तो पता नहीं। तो दिस इज़ योर मजबूरी, यही ज क्योंकि आपके जो आर्मी का जो लोगो है उसमें भी जिहाद वर्ड लिखा गया है, आप समझ सकती हैं कि हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आर्मी का जो बल्ला है, वही प्रूव करता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि एफएटीएफ जो है इन बातों में नहीं आएगा और वो यही कहेगा कि भई अपने बादाम खाया करो ताकि तुम लोगों की मेमोरी जो है वो सही हो। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की को अपनी पॉलिसीज़ जो है आई फ़ील के वो देखने की ज़रूरत है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है, तभी कुछ काम आगे बढ़ पाएगा यानी कि बाकी दुनिया के साथ ट्रेड वग़ैरह हो पाएगी। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज जॉइन किया।
थैंक यू थैंक यू। थैंक यू